हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं जो आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम 17 नवंबर से शेड्यूल्ड है। तो उसके एग्जाम में अभी आपके पास 2 महीने का टाइम है। तो इन 2 महीनों को आपको किस प्रकार से यूटिलाइज करना है कि आप इस बार में ही अपना एक सीट सिक्योर कर लें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि मैंने रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में 82.5 मार्क्स स्कोर किया हुआ है और रेलवे एएलपी का भी मैंने फाइनल सिलेक्शन ले रखा है। और उसके अलावा भी मैंने रेलवे के काफी सारे एग्जाम दे रखे हैं और उन सब में मैंने 80 प्लस मार्क्स स्कोर किया हुआ है। टॉपिक पर वापस आते हैं कि हम लोगों को इन 2 महीनों को किस प्रकार से यूटिलाइज करना है कि हमारे जो भी अभी मॉक में मार्क्स है, अगर अभी भी आपके मॉक में मार्क्स 40 से 45 के बीच में आ रहे हैं तो भी अभी आप 2 महीनों को अच्छे से यूटिलाइज करके अपने मार्क्स 75 तक ले जा सकते हैं। और अगर आपके मॉक में मार्क्स 75 के समथिंग आने लगेंगे तो फिर आप श्योर हो जाएंगे कि आपका सिलेक्शन इस बार ही हो जाएगा, क्योंकि अचीवेबल भी है। उसे आप अगर सही स्ट्रेटेजी से इन 2 महीनों को अपना फॉलो करते हैं, जैसा मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो आप जरूर ही अपनी एक सीट सिक्योर कर लेंगे। दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो फिर आपको और किसी दूसरी स्ट्रेटेजी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको फिर केवल अपनी स्टडी पे फोकस करना है। जैसा जैसा मैं आपको बताता हूँ, अगर आप उन उन चीजों को फॉलो कर लेते हैं तो फिर निश्चित ही आपके 75 मार्क्स आने लगेंगे। वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि इसमें मेजरली 4 सब्जेक्ट आते हैं। मैथ आती है 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, उसके बाद रीजनिंग आती है 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, फिर आती है जनरल साइंस, विज्ञान आती है इसमें 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, और करंट अफेयर्स आती है करंट अफेयर्स, और उसमें फिर हिस्ट्री पॉलिटी वगैरह भी रहती है, स्टैटिक का पोर्शन भी रहता है, तो उसके आते हैं 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। इस प्रकार से 100 क्वेश्चन आते हैं और 100 मार्क्स के होते हैं, और इसके लिए आपको टाइम मिलता है 1.5 घंटे का। 90 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, तो उन 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि आपको 75 का टारगेट रखना है, तो जो बहुत ही आसानी से आप अचीव कर सकते हैं। इसमें देखिए, जैसे मैथ और रीजनिंग मिला के आते हैं 55 क्वेश्चन, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आते हैं और मैथ के 25 क्वेश्चन आते हैं। तो उसमें आपको टारगेट करना है 48 मार्क्स का। मैं 50 की भी नहीं बोल रहा हूँ, आपको केवल 48 मार्क्स का टारगेट करना है। और ये टारगेट कैसा है, आपको सही अटेम्प्ट करना है। अगर आप मैथ और रीजनिंग में 48 का अटेम्प्ट कर लेते हैं सही, उसके बाद फिर साइंस में आ जाओ। साइंस में अगर तुम 18 भी अटेम्प्ट कर लेते हो 25 में से, अगर तुमने 25 में से 18 अटेम्प्ट कर लिए तो तुम्हारे 48 और 18 कितने हो गए, 66, 66 मार्क्स तुम्हारे ये हो गए। उसके बाद फिर बचा तुम्हारा करंट अफेयर, जो कि 20 मार्क्स का करंट अफेयर्स आता है। अगर तुम उस 20 मार्क्स में से भी 10 क्वेश्चन भी तुम्हें अटेम्प्ट नहीं करने, अगर तुम उसमें से 8 या 9 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लेते हो तो तुम्हारे 75 मार्क्स आसानी से आ जाएंगे। और ये इतना ही आसान है अगर तुम सही स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हो, क्योंकि मैंने खुद ने 82.5 मार्क्स स्कोर कर रखा है, तो मैंने भी इतनी ज्यादा कोई हाई फाई चीजें नहीं पढ़ी हैं बस। लेकिन क्या है कि स्ट्रेटेजी सही रखी है, और मुझे पता है कि क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, किस लेवल तक का पढ़ना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा था वीडियो पूरा देखना। हालांकि वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आप चाहो तो इसे 1.5x पे देख सकते हो, लेकिन पूरा देखना, जिससे कि सारी चीजें तुम्हारी क्लियर हो जाएंगी। अगर तुम आधा आधा वीडियो देखोगे तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। इससे बढ़िया तो ये होगा कि फिर स्किप कर दो पूरा वीडियो, तो ज्यादा सही है। लेकिन अगर देख रहे हो वीडियो तो पूरा देखना। इससे क्या होगा, तुम्हें क्लैरिटी मिल जाएगी कि तुम्हें अपने इन 2 महीनों को किस प्रकार से स्ट्रेटेजाइज करना है, किस प्रकार से तुम्हें आगे चीजों को लेके जाना है, ताकि अगर अभी भी तुम्हारे मॉक में मार्क्स 50 के समथिंग भी आ रहे हैं तो तुम 75 आसानी से ले जा सको। तो मैंने तुम्हें बता दिया, देखो कितना आसान है। 48 मार्क्स तुम्हारे आ जाएंगे मैथ रीजनिंग में मिला के, साइंस में आ जाएंगे तुम्हारे 18 मार्क्स, और उसके बाद फिर तुम्हारे करंट अफेयर्स में अगर तुम 8-9 क्वेश्चन भी कर देते हो सही, तो तुम्हारे 75 आसानी से आ जाएंगे। ये मैंने तुम्हें मिनिमम बताया है, और इसके आगे तुम्हारी लिमिट है। चाहो तो 55 में से 55 अटेम्प्ट कर दो मैथ रीजनिंग, जैसे मैंने किए हुए थे और मेरे सारे सही थे। और ये मैं सही की ही बता रहा हूँ, अटेम्प्ट की नहीं बता रहा हूँ, ये मैं सही क्वेश्चन की बता रहा हूँ। तो मैं सही क्वेश्चन इतने करने हैं। कि ये तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि किसका कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रांग है। किसी का कोई सब्जेक्ट स्ट्रांग होता है, किसी का कोई सब्जेक्ट स्ट्रांग होता है। तो अगर तुम्हारा मैथ रीजनिंग स्ट्रांग है तो तुम उसमें अच्छा स्कोर कर सकते हो। अगर तुम्हारे याद करने वाली चीजें जल्दी याद हो जाती हैं, उसमें इंटरेस्ट आता है, तो तुम साइंस में और करंट अफेयर्स में ज्यादा स्कोर कर सकते हो। वो तो डिपेंड करता है। अब हम लोग ये देखते हैं कि आपको सब्जेक्ट वाइज किस किस प्रकार से अपने इन 2 महीनों को स्ट्रेटेजाइज करना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग को तुम्हें किस प्रकार से तैयार करना है। तो इसमें 2 प्रकार के लोग होंगे, एक जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा और दूसरे जिनका सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ होगा। तो जिन्होंने सिलेबस अपना कंप्लीट कर रखा है तो उनको तो केवल क्या करना है, केवल प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस वो ऑनलाइन मोड में कर रहे होंगे अगर, तो उसमें भी 2 कैटेगरी होंगी। अगर आप ऑनलाइन मोड में प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपके मार्क्स 30 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के, उन 30 में से अगर आपके मार्क्स 25 से प्लस आ रहे हैं, 25, 26, 27 जितने भी आ रहे हैं व्हाटएवर, तो अगर 25 से प्लस आ रहे हैं तो फिर तुम्हें ऑफलाइन प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। तुम केवल ऑनलाइन ही प्रैक्टिस करते रहो। ऑनलाइन जैसे तुम अगर एक फुल मॉक दे रहे होगे तो उसमें तुम्हारी प्रैक्टिस हो जा रही होगी, और फिर अलग से सेक्शनल मॉक दे रहे होगे तो उसमें अलग से तुम्हारी प्रैक्टिस हो जा रही होगी। अगर तुम इतना ही करते रहोगे तो फिर तुम्हारा आसानी से अच्छा स्कोर हो जाएगा।
लेकिन अगर तुम्हारे मॉक में मार्क्स 25 से कम आ रहे हैं तो फिर तुम्हें ऑफलाइन भी प्रैक्टिस करने की जरूरत होगी। तो फिर तुम एक किसी बुक को प्रेफर कर सकते हो। तो उसमें तुम आइडेंटिफाई कर लोगे कि तुम्हारे किस किस टॉपिक के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो उन टॉपिक को तुम आइडेंटिफाई करके अपने एक पेपर पे लिख लोगे। उसके बाद फिर उन टॉपिक के क्वेश्चन तुम डेली के 20-30 क्वेश्चन जितने भी तुम्हारे पास टाइम है उस अकॉर्डिंग तुम उनके क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे। फॉर एग्जांपल जैसे तुम्हारे ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं हर बार, या फिर तुम्हें उसमें टाइम लग रहा है, या फिर उसके क्वेश्चन में तुम थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो, तो तुम डेली के 40 क्वेश्चन लगाओ, 50 क्वेश्चन लगाओ। वो तो टाइम के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कितना टाइम डिवोट कर सकते हो एक सब्जेक्ट के ऊपर। तो इस प्रकार से तुम्हारी रीजनिंग की प्रिपरेशन हो जाएगी। तुम्हें बस केवल इतना करना है अगर जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है उनके लिए। अब बात करते हैं जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वो क्या करेंगे। अब देखो, अब तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम कोई पेड कोर्स लो। अब तुम पेड कोर्स लोगे तो तुम उस ट्रैप में फंस जाओगे और तुम्हारा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा और फिर तुम दूसरों से और पीछे होते जाओगे। हालांकि तुम वीडियो तो देख रहे होगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा, एंटरटेनमेंट वो तुम्हारा अच्छा होगा, लेकिन तुम उतना ज्यादा इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे। तो उससे बेटर क्या आएगा कि तुम अभी क्या करो कि रीजनिंग का जैसे तुमने एक मॉक दिया, एक मॉक दो, दो मॉक दो, इन 2-3 मॉक तुम जब दोगे रीजनिंग के तो तुम्हें अपने बिग टॉपिक आइडेंटिफाई कर लोगे कि हाँ इन टॉपिक में मुझे दिक्कत आ रही है। तो जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हें सीरीज के क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, तो तुम क्या करोगे कि तुम यूट्यूब पे सर्च करोगे सीरीज फॉर रेलवे एग्जाम और मैराथन, मैराथन या फिर वन शॉट, ऐसे तुम कोई वीडियो सर्च करोगे तो तुम्हारे सामने 4-5 ऑप्शन आ जाएंगे। तो उसमें से तुम किसी एक टीचर की वीडियो देख लोगे, वो तुम्हें 4-5 घंटे की कोई एक वीडियो मिलेगी। तो उस वीडियो को तुम आसानी से देख के उसके शॉर्ट नोट बना लोगे और उसको फिर रिवाइज कर लोगे। फिर उसके लिए फिर तुम क्या करोगे, प्रैक्टिस के लिए फिर तुम्हें कोई सी बुक को प्रेफर करना पड़ेगा। तो तुम बुक से प्रैक्टिस कर लोगे। और ऑनलाइन प्रैक्टिस तो मैंने तुम्हें बताई है कि ऑनलाइन तो प्रैक्टिस करनी ही है, वो मस्ट है, क्योंकि ऑनलाइन तुम्हारा एग्जाम होना है तो ऑनलाइन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो ऑनलाइन के लिए तुम टेक्स्ट बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो। टीचर को तुम्हें किस टीचर को फॉलो करना है, तो उसके लिए मैं तुम्हें बता दूं, विक्रमजीत सर हैं। तो वो उन्होंने काफी शॉर्ट टाइम में काफी अच्छा कंटेंट दे रखा है। तो अगर तुम विक्रमजीत सर को फॉलो कर लेते हो तो तुम्हारा रीजनिंग की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। या फिर और भी बहुत सारे टीचर हैं, हालांकि कंटेंट तो बहुत सारा है, मैं जितना ज्यादा तुम्हें बताऊंगा उतने ज्यादा तुम कंफ्यूज होते जाओगे। तो इसीलिए मैं तुम्हें कम कंटेंट बता रहा हूँ और उतना ही तुम कर लोगे तो तुम्हारा आसानी से पेपर क्लियर हो जाएगा। हालांकि तुम अगर जिससे तुम्हारी ट्यूनिंग मैच हो रही है, जैसे तुम यूट्यूब पे सर्च करोगे तो तुम्हारे पास काफी सारे ऑप्शन आ जाएंगे, लेकिन तुम्हें क्या करना है कि एक टीचर को ही फॉलो करना है। अब बात करते हैं बुक की। अगर तुम्हें ऑफलाइन प्रैक्टिस करनी है बुक से तो फिर उसके लिए 2-3 ऑप्शन मैं तुम्हें बता देता हूँ, उसमें से कोई एक तुम फॉलो कर सकते हो। सारी बुक लेने की जरूरत नहीं है, केवल एक को फॉलो कर सकते हो। जैसे कि एक तो यूथ की आती है बुक, मैं यहाँ पे लगा भी दे रहा हूँ तो तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो। एक यूथ की बुक आती है, तुम उसको फॉलो कर सकते हो, या फिर तुम पिनेकल को फॉलो कर सकते हो, या फिर करंट पब्लिकेशन की आती है उसको फॉलो कर सकते हो। इन तीन में से तुम किसी एक बुक को फॉलो कर लेना, उससे तुम्हारा काम हो जाएगा। और मैं तुम्हें यही बता रहा था कि अब देखो तुम्हारे पास ज्यादा टाइम बचा नहीं है, केवल 2 महीने का टाइम है, तो इसलिए तुम्हें अब ज्यादा भटकना नहीं है। अपने सोर्सेज को तुम्हें लिमिटेड कर देना है और तुम्हें उसी पे स्टिक रहना है। अब जैसे तुमने बुक भी ले आए हो तो बुक के तुम्हें फिर डेली के 100 या 150 क्वेश्चन लगाने हैं उसमें से रीजनिंग के, तो तब तो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है। और केवल तुमने बुक ला के रख दी और डेली के तुम 10 या 20 क्वेश्चन लगा रहे हो बुक से, तो फिर ना तो वो तुम्हारा बुक कंप्लीट हो पाएगी, ना ही तुम इतने ज्यादा कॉन्सेप्ट सीख पाओगे। तो इसीलिए अगर तुम बुक ला रहे हो तो फिर अपना पहले मैनेज कर लेना कि तुम्हारे पास इतना टाइम है कि तुम इतना टाइम डिवोट कर सकते हो कि तुम 1.5-2 घंटे दे सकते हो क्या, क्योंकि तुम्हें 150 से 200 क्वेश्चन लगाने में इतना टाइम लगेगा, क्योंकि तुम ऑनलाइन भी प्रैक्टिस करोगे, ऑफलाइन प्रैक्टिस करोगे, और अगर तुम्हारा सिलेबस नहीं है कंप्लीट तो फिर तुम उसके वीडियोस वगैरह भी देखोगे, तो तुम्हें अच्छा खासा टाइम लगने वाला है और तुम्हें टाइम देना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर तुम्हें इस बार ही सिलेक्शन लेना है तो फिर अब तुम्हें टाइम देना पड़ेगा। जितने भी तुम्हारे डिस्ट्रैक्शन है उन सबको हटा दो और केवल अपनी अभी स्टडी पे फोकस करो, क्योंकि ये 2 महीने तुम्हारे लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। तो वही रीजनिंग की स्ट्रेटेजी मैं एक बार फिर से जल्दी से समराइज कर देता हूँ। तो मैं रीजनिंग में क्या करना है, अगर जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है वो केवल प्रैक्टिस करते रहे, और अगर उनको लग रहा है कि ऑनलाइन प्रैक्टिस कम है तो फिर वो ऑफलाइन किसी बुक से डेली के 100 क्वेश्चन किसी भी टॉपिक के लगाते रहे। अगर तुम एक टॉपिक के 100 क्वेश्चन लगा रहे हो तो भी ठीक है। उससे भी बेस्ट ऑप्शन क्या है कि जैसे तुम्हारे रीजनिंग के एग्जाम्पल के लिए 25 टॉपिक हैं, तो तुम क्या करो, आज तुम किसी शुरू के 5 टॉपिक उठा लो, उनके 20-20 क्वेश्चन लगा लो। तो तुमने 5 टॉपिक के 20 क्वेश्चन लगाए तो 100 क्वेश्चन हो गए। फिर अगले दिन क्या करो, अगले 5 टॉपिक के फिर 20-20 क्वेश्चन लगा लो। इस प्रकार से तुम्हारे 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर अगले दिन फिर अगले 5 टॉपिक के 20 क्वेश्चन लगाओगे तो वो ज्यादा सही रहेगा। इससे तुम्हारे क्या होगा, सारे टॉपिक भी टच में रहेंगे और तुम्हारे सारे टॉपिक का रिवीजन होता रहेगा, और फिर तुम ऑनलाइन भी प्रैक्टिस करते रहोगे तो तुम्हारी स्पीड और एक्यूरेसी भी बढ़ती रहेगी। सिलेबस नहीं कंप्लीट कर रखा है तो उनको क्या करना है, ऐसे ही आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो यूट्यूब पे तुम एक एक वन शॉट देख लो सारे टॉपिक का, क्योंकि देखो ज्यादातर टॉपिक तो तुम्हें आते होंगे,
केवल 2-4 टॉपिक में तुम्हें दिक्कत हो रही होगी तो उन टॉपिक को तुम सर्च कर सकते हो, तो और उनके वीडियो देख के नोट्स ज़रूर बना लेना। इस बात का ध्यान रखना कि नोट्स अपने शॉर्ट नोट बना लेना, ऐसा नहीं है कि पूरा-पूरा लिख रहे हो, लेकिन शॉर्ट नोट बहुत ज़रूरी रहेंगे तुम्हारे लिए, क्योंकि जब तुम नए टॉपिक को सीखोगे तो अभी तो तुम्हें लगेगा कि हाँ, मुझे सारे कॉन्सेप्ट आ गए हैं, सारी मैंने शॉर्ट ट्रिक सीख ली है, लेकिन फिर क्या होगा कि जब एग्ज़ाम टाइम आएगा तो फिर तुम्हें रिवीजन करने के लिए फिर तुम्हारे को शॉर्ट नोट काम आएँगे। फिर तुम वीडियो नहीं देख पाओगे, इतना टाइम तुम्हारे पास नहीं रहेगा कि तुम वीडियो देखो। ये बहुत छोटी-छोटी बातें हैं, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इम्प्लीमेंट करेंगी तुम्हारी प्रिपरेशन में। इसीलिए तुम्हें इन बातों को बहुत ही ध्यान से समझ लेना है कि शॉर्ट नोट बनाना बहुत ज़रूरी है। तो शॉर्ट नोट तुम बना लोगे तो तुम्हारा काम आसान हो जाएगा एग्ज़ाम टाइम के लिए। रीज़निंग में तुम्हें इतना कर लेना है, इसके आगे और तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और यूट्यूब पे जो महान विभूति हैं जो तुम्हें प्रैक्टिस करवा रहे हैं, पता चला 1 घंटे का प्रैक्टिस करवा रहे हैं और तुम्हें क्वेश्चन करवा रहे हैं 20। उन्होंने एक क्वेश्चन तुम्हें दे दिया, फिर टाइमर लगा दिया 30 सेकंड का, उससे फिर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। वो तुम अच्छा एंटरटेनमेंट के लिए तुम्हारे लिए काफ़ी अच्छा है, मनोरंजन उससे बहुत अच्छा होगा। तो इसलिए इन सब चीज़ों से तुम्हें बचना है। मैथ और रीजनिंग दोनों के लिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अभी तुम्हें प्रैक्टिस यूट्यूब से नहीं करनी है, कि यूट्यूब पे जो हमारे कोई टीचर प्रैक्टिस करवा रहे हैं, पता चला 1 घंटे में 20 क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो हम उनकी प्रैक्टिस करते रहें। वो तुम्हें देखने में बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ, सर सॉल्व कर रहे हैं, वह सर ने 20 सेकंड में क्वेश्चन उड़ा दिया, सर ने ऐसे क्वेश्चन करा, वैसे क्वेश्चन करा, तो तुम्हें लगेगा कि तुम भी कर लोगे, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। तो ये तुम्हारी बहुत ही बड़ी गलतफहमी है। जब तक तुम खुद पेन कॉपी से सॉल्व नहीं करोगे तो तुम मैथ रीजनिंग में इतना ज़्यादा आउटपुट नहीं ले पाओगे। तो तुम्हें इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि कोई भी तुम प्रैक्टिस चीज़ें जो होंगी ना, तो वो तुम यूट्यूब से ना देख के खुद प्रैक्टिस करोगे, अपनी ऑफलाइन प्रैक्टिस करो या फिर मॉक से दो। बस उतना तुम्हें ज़रूर करना है। अब बात करते हैं मैथ की। तो मैथ में भी देखो, मैंने फिर वही 2 कैटेगरी बताऊँगा कि एक जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। तो जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो वो क्या करेंगे अभी, वो तो प्रैक्टिस कर रहे होंगे अपनी। देखो, जिन्होंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो उनके नोट्स बने होंगे, क्योंकि अब वही एक सही तरीका है। क्योंकि मैं तो आपसे बहुत पहले से कह रहा था कि अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो, सिलेबस कंप्लीट कर लो, और जो तैयारी कर रहे हो कम से कम आपका मिनिमम 60-70% तक तो अभी सिलेबस कंप्लीट हो ही जाना चाहिए। और अभी जो बिल्कुल से बिगिनर से तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए फिर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। क्योंकि 2 महीने में आप इतनी सारी चीज़ें समराइज़ नहीं कर पाओगे, क्योंकि केवल हमें चीज़ें कंप्लीट नहीं करनी है, चीज़ें तुम्हें निपटानी नहीं है, उन चीज़ों को रिटेन भी तो करना है, याद भी तो करना है, उन्हें इम्प्लीमेंट भी करना है एग्ज़ाम में। तो इसीलिए 2 महीने काफ़ी कम टाइम है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा डेडिकेशन दिखाने की फिर ज़रूरत पड़ेगी। तो पहली कैटेगरी तो ये हुई कि जिन्होंने अपना सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, या फिर एटलीस्ट 60-70% उनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और आने वाले 1 महीने में वो अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो उनको क्या करना है, हैंड रिटन नोट्स बना रखे हैं, क्योंकि जो तुमने पेड कोर्स ले रखा होगा या फिर यूट्यूब से करा होगा या फिर ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग कहीं जाते होगे, जहाँ से भी करा हो, तो तुमने वो नोट्स अपने हैंड रिटन नोट्स बना रखे होंगे। तो उन नोट्स को तुम्हें रिवाइज़ करना है। और उसके अलावा फिर तुम्हें क्या करना है, जैसे मैंने तुम्हें रीज़निंग में बताया था, वैसे ही तुम्हें सेम करना है। जैसे रीज़निंग में एग्ज़ाम्पल के लिए मैथ में भी तुम्हारे जैसे 20-22 टॉपिक हैं। तो 20-22 टॉपिक में तुम्हें क्या करना है, डेली के तुमने कोई 5 टॉपिक उठा लिए शुरू के, और 5 टॉपिक के फिर तुम्हें 20-20 क्वेश्चन या फिर 30-30 क्वेश्चन लगाने हैं 5 टॉपिक के। जैसे तुमने 30 क्वेश्चन लगाए 5 टॉपिक के, तो तुम्हारे 150 क्वेश्चन हो गए। तो तुमने 150 क्वेश्चन आज लगा लिए 5 टॉपिक के, अगले दिन तुम क्या करोगे, अगले दिन तुम अगले 5 टॉपिक के 150 क्वेश्चन लगाओगे, फिर अगले दिन तुम अगले 5 टॉपिक के 150 क्वेश्चन लगाओगे। इस प्रकार से तुम्हें अपने 2 महीने तक तुम्हें कम से कम 150 क्वेश्चन डेली के लगाने हैं। डेली के तुम्हें 150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और इसमें तुम्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि जैसे मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि जैसे तुमने 150 क्वेश्चन लगाए, तो जैसे तुमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया, तुम्हें पहला क्वेश्चन आ गया, और फिर उसके बाद तुम देखोगे दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, केवल डाटा चेंज है, तो तुम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व ना करके उसमें केवल टिक कर दोगे कि हाँ, ऐसे मुझे ये प्रोसेस है और ये क्वेश्चन मैं कर लूंगा। ऐसे ही तुम तीसरा क्वेश्चन देखोगे तो तीसरे क्वेश्चन में भी सेम होगा, चौथे क्वेश्चन में फिर तुम देखोगे अच्छा थोड़ा सा चेंज है, हाँ ऐसे ऐसे मैं ये कर दूंगा। तो इस प्रकार से तुम्हें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसे तुम एक टॉपिक के 30 क्वेश्चन लगा रहे हो, तो तुम्हें मुश्किल से मुश्किल 10 से 12 क्वेश्चन तुम्हें पेन कॉपी में सॉल्व करने पड़ेंगे, और बाकी क्वेश्चन तुम ऐसे आंखों से देख के तुम उसको आगे बढ़ सकते हो कि हाँ, ये क्वेश्चन मुझसे हो जाएगा, ये क्वेश्चन मुझसे हो जाएगा, क्योंकि अभी तुम्हारे पास जो क्रूशियल टाइम है ना, उसमें तुम्हें ऐसे ही करना पड़ेगा। हालाँकि देखो, तरीके सबके अलग-अलग होते हैं, स्ट्रैटेजी सबकी अलग-अलग होती है, लेकिन अब हमें टाइम के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी को मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं तुम्हें 2 महीने की स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ कि तो अब तुम्हें 2 महीने में ऐसा ही करना पड़ेगा। अगर तुम एक-एक क्वेश्चन को भी सॉल्व करोगे, तो हालाँकि तुम अगर इतने ही सॉल्व करने वाले होते, तो अभी तक तुम 1-2 बार पूरी किताब कंप्लीट कर चुके होते और रिवाइज़ कर रहे होते। तो जिन्होंने पहले क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रखे, तो उनको ये 150 क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा बोझ लगेगा। लेकिन कम से कम तुम्हें 150 क्वेश्चन तो सॉल्व करने ही पड़ेंगे, और उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। तो ये हो गई हमारी मैथ की
ऑफलाइन तुम्हें ऐसे प्रैक्टिस कर लेनी है। और ऑनलाइन के लिए मैंने तुम्हें बताया था कि तुम मॉक टेस्ट जो दोगे तो मॉक टेस्ट में तुम्हारी पूरी मिक्स प्रैक्टिस हो ही रही होगी। उन्होंने सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, उनको क्या करना है, केवल नोट्स रिवाइज करने हैं और ऑफलाइन में तुम्हें डेली के 150 क्वेश्चन लगाने हैं और ऑनलाइन में फिर जो तुम मॉक दे रहोगे तुम्हारी उससे प्रैक्टिस होती जा रही होगी। इस बुक से सॉल्व करना है। हालांकि देखो, जिन्होंने पहले से तैयारी अपनी स्टार्ट कर रखी है और जो पहले से तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास ऑलरेडी बुक होगी। तो फिर भी मैं नए लोगों के लिए बता देता हूँ कि जिनके पास अभी कोई भी बुक नहीं है तो वो किस बुक को फॉलो कर सकते हैं। तो देखो, मैं 2-3 तुम्हें ऑप्शन बता देता हूँ, उनमें से तुम्हें कोई एक बुक को फॉलो करना है। एक तो पहली आती है यूथ की, ये जो मैं साइड में लगा भी दे रहा हूँ, ये तो देखो तुम इस यूथ की बुक को फॉलो कर सकते हो, या फिर तुम किरण की बुक को फॉलो कर सकते हो, या फिर तुम पिनेकल की बुक को फॉलो कर सकते हो। इन 3 में से तुम्हारे पास अगर ऑलरेडी पहले से कोई एक बुक है तो तुम उसी बुक को फॉलो कर लोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। बस तुम्हें इतना कर लेना है। अब बात कर लेते हैं कि जिन्होंने अभी सिलेबस अपना कंप्लीट नहीं किया हुआ है, तो वो क्या करेंगे, वो पहले मॉक टेस्ट लगाएंगे 2-3, तो उनको पता चल जाएगा कि मेरे ये वीक टॉपिक है। तो उन वीक टॉपिक को तुम आइडेंटिफाई कर लोगे और अपने कॉपी में लिख लोगे। कॉपी में लिखना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। इस बात को तुम बहुत ही सीरियसली लो, क्योंकि जैसा मैंने तुम्हें रीजनिंग में भी बताया था ना, रीजनिंग में पहले तुम अपने वीक टॉपिक को आइडेंटिफाई करोगे तो उसको कॉपी में लिखोगे। हाँ, तुम पढ़ते हो अपनी टेबल चेयर के पास, तुम्हें एक पेज में लिख के वो अपना चिपका देना है उसके आसपास कि हाँ, ये मेरे वीक टॉपिक है और इनको मुझे इन पे मुझे काम करना है। तो ऐसे ही तुम्हें रीजनिंग में करना था, ऐसे ही तुम्हें मैथ में करना है। जैसे एग्जांपल के लिए तुम्हारे मैथ में तुमने मॉक टेस्ट दिया तो तुम्हें पता चल गया कि 10-12 ये टॉपिक जो है, इन इन टॉपिक को तुम्हें अभी प्रिपेयर करने की जरूरत है। तो तुम क्या करोगे, जैसे तुमने 10-12 टॉपिक लिख लिए, फॉर एग्जाम्पल तुम्हें एवरेज में दिक्कत आ रही है, तो तुम क्या करोगे, अब तुम पेड कोर्स लेने की तरफ बिल्कुल नहीं जाओगे, क्योंकि पेड कोर्स तुम कर भी नहीं पाओगे 2 महीने में। तो तुम क्या करोगे कि यूट्यूब पे तुम वैसे ही सर्च करोगे, जैसे रीजनिंग में हमने सर्च किया था, वैसे ही तुम मैथ के लिए सर्च करोगे कि एवरेज फॉर रेलवे एग्जाम मैराथन या फिर वन शॉट। तो वो तुम्हारे पास 4-5 ऑप्शन खुल के आ जाएंगे। तो तुम उसमें से जैसे 4-5 घंटे की कोई वीडियो होगी तो उस वीडियो को तुम देख लोगे और अपने नोट्स बना लोगे। नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने रीजनिंग में बताया था ना, सेम गोज विथ मैथ, कि तुम्हें नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम टाइम में फिर तुम रिवाइज नोट से ही करोगे, क्योंकि एग्जाम टाइम में तुम वीडियो नहीं देख पाओगे और तुम्हें अभी ऐसा लगेगा, जब तुम वीडियो देखोगे तुम्हें ऐसा लगेगा कि मुझे सारी चीजें आने लगी हैं, लेकिन फिर जब 1-2 महीने बाद फिर तुम उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करने लगोगे ना, फिर तो तुम्हें लगेगा कि यार कुछ कुछ मैं लैग कर रहा हूँ। तो इसीलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम्हें नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम टाइम में वो रिवाइज करना बहुत जरूरी होता है। तो इसीलिए नोट्स जरूर बना लेना। और दूसरी बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम देखते हो वीडियो तो उस वीडियो को तुम्हें जैसे 1.5 या फिर 1.75 या 2x पे नहीं देखना है, तुम्हें उसे 1x पे देखना है, या फिर मैक्सिमम करके 1.25 पे देखना है। मैं तो तुम्हें सलाह दूंगा कि उसे 1x पे देखो। हालांकि जो तुम्हारी 4 घंटे की वीडियो होगी उसे कंप्लीट करने में तुम्हें 5 से 6 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि तुम उसके नोट्स भी बनाओगे, पॉज करके फिर क्वेश्चन को भी सॉल्व करने की कोशिश करोगे, तो तुम्हें 5 से 6 घंटे लग जाएंगे। लेकिन तुम उस वीडियो को 1x पे ही देखना। अगर तुम 2x पे देखने की कोशिश करोगे तो तुम इतना ज्यादा आउटपुट नहीं ले पाओगे उस वीडियो से। चाहो तो करके देख लेना। मैं तुम्हें ये बता रहा था कि तुम किसी भी वीडियो को देखो, क्योंकि जो चीज तुम नई सीखने वाले हो, जैसे तुम्हें कोई चीज पहले से आती है, फॉर एग्जाम्पल जैसे तुम्हारा परसेंटेज टॉपिक तुम्हारा क्लियर है और उसके तुम्हें वीडियो देखना है, तुम्हें लग रहा है कि थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, तो उसकी वीडियो तुम 1.5x पे या 2x पे देख सकते हो, कोई उसमें हर्ज नहीं है। लेकिन जो चीज तुम नहीं सीख रहे हो, जो चीज तुम्हें बिल्कुल भी नहीं आती है या फिर थोड़ी बहुत आती है, तुम्हें लग रहा है कि इसमें ज्यादा चीजें सीखने की जरूरत है, तो उस वीडियो को तुम 1x पे ही देखना। 1x पे देखोगे तो क्या होगा, तुम्हें टाइम हालांकि थोड़ा ज्यादा लगेगा, लेकिन फिर तुम एक ही वीडियो से सारी चीजें सीख जाओगे। जितना तुम्हारे काम की चीजें होंगी सीखने की, वो तुम सारी चीजें एक ही वीडियो से सीख जाओगे। इसलिए तुम उसको 1x पे ही देखना। 2x पे देख लो या फिर 1.5x पे देख लो, तो तुम्हारा जल्दी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि वो तुम्हारी वीडियो कंप्लीट हो जाएंगी जल्दी, सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन क्या तुम्हें सिलेबस कंप्लीट करना है या फिर उसे एग्जाम में इंप्लीमेंट करना है चीजों को? तो तुम्हारा आंसर तुमने खुद दे दिया होगा कि तुम्हें एग्जाम में चीजों को इंप्लीमेंट करना है। तो अगर तुम्हें एग्जाम में चीजों को इंप्लीमेंट करना है तो फिर तुम्हें चीजों को सीखना पड़ेगा। चीजें सीखने में टाइम लगता है, तो तुम्हें टाइम तो देना पड़ेगा, और टाइम तुम अभी नहीं दोगे और अभी 2x पे देख लोगे किसी वीडियो को, तो फिर तुम्हें 3-4 दिन बाद फिर वही वीडियो देखनी पड़ेगी, और फिर हो सकता है 10-15 दिन बाद वो भूल जाओ, फिर तुम किसी दूसरे टीचर की वीडियो देखो। तो ऐसी गलती मत करना, नहीं तो तुम्हें फिर बाद में पछतावा होगा। तो ये मैंने तुम्हें इंपॉर्टेंट चीजें बता दी हैं कि तुम्हें किस प्रकार से अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। ऐसे तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे तुमने एवरेज का वीडियो देख लिया, तुमने उसके क्वेश्चन तो फिर तुम सॉल्व कर लोगे। उसके बाद अगले टॉपिक पे आ जाना। फॉर एग्जाम्पल, अब तुम्हारा प्रॉफिट लॉस में तुम्हें दिक्कत आ रही है, प्रॉफिट लॉस तुमने इससे पहले नहीं पढ़ रखा है, तो ऐसी प्रॉफिट लॉस तुम डालोगे यूट्यूब पे, फिर उसका कोई मैराथन वीडियो आएगा 5-6 घंटे का, उस वीडियो को देख लेना, उसके कॉन्सेप्ट सीख लेना, और फिर उसके तुम नोट्स बना लोगे, फिर उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे जो तुमने बुक ले रखी होगी उससे। इतना कर लेना। हाँ, और लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखना कि जो रेलवे से रिलेटेड तुम्हें
क्वेश्चन सॉल्व करवाए, उनकी वीडियो देखना है। ऐसा नहीं है कि तुमने परसेंटेज डाला और तुम पता चला एसएससी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, बैंकिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो ऐसा नहीं करना। उसको स्पेसिफाई कर देना कि प्रॉफिट लॉस फॉर रेलवे एग्जाम, ऐसा कर देना, है ना। तो उससे तुम स्पेसिफिक तुम कंटेंट देखोगे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि तुम जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसी एग्जाम से रिलेवेंट क्वेश्चन सॉल्व करो। ऐसा नहीं है कि बहुत हाई लेवल के तुम अभी वीडियो देखने लगो और फिर तुम्हें सारी चीजें समझ में भी नहीं है, तो उससे डिमोटिवेट हो जाओगे। क्योंकि देखो, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम है, 10th क्लास इसकी क्वालिफिकेशन है, तो उसमें इतने ज्यादा लेवल के क्वेश्चन नहीं आते हैं। और अगर लेवल के क्वेश्चन आते भी हैं तो 3-4 क्वेश्चन ही टफ रहते हैं, और टफ भी नहीं होते, वो मॉडरेट लेवल के ही होते हैं। तो उसकी भी अगर तुम प्रैक्टिस करोगे तो उनको भी टैकल कर सकते हो। तो तुम ये मान के चलो कि 2-3 क्वेश्चन तो तुम्हें पहले ही से स्किप करने हैं। तो ये अपने माइंडसेट बना के चलोगे, बहुत ही ईजी क्वेश्चन आएंगे जो कि आसानी से डूएबल होंगे। क्योंकि अभी तुम 2 महीने में अच्छी खासी अपनी प्रैक्टिस करोगे, तुम डेली के अगर 150 से 200 क्वेश्चन लगाओगे, अगर तुम 150 का भी मैं एवरेज ले लेता हूँ, तो अगर तुम डेली के 150 क्वेश्चन लगाओगे तो तुम 60 दिन में कितने क्वेश्चन लगा सकते हो? कम से कम 9000 क्वेश्चन लगा सकते हो। जब तुम 9-10 हजार क्वेश्चन लगा लोगे तो फिर तुम्हारे लिए क्या आसान और क्या टफ, सारे क्वेश्चन तुम्हें देखे हुए से लगने लगेंगे, तो तुम आसानी से उनको टैकल कर लोगे। और 25 में से कौन से तुम्हें 25 के 25 अटेम्प्ट करने हैं? अगर तुम 20-22 क्वेश्चन 22 क्वेश्चन तक भी अटेम्प्ट कर लेते हो तो बहुत ही अच्छा अटेम्प्ट है, आसानी से तुम एग्जाम क्लियर कर लोगे। तो मैथ के लिए तुम्हें इतना ही करना है। फिर से समराइज कर देता हूँ कि देखो, जिन्होंने सिलेबस कंप्लीट कर रखा है वो अपने नोट्स रिवाइज करते रहें, और फिर डेली के 150 से 200 क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू योर टाइम उसकी प्रैक्टिस करते रहें। तो और प्रैक्टिस कैसे करनी है, मैंने बताया था कि कोई शुरू के 5 टॉपिक ले लोगे, उनके 20-30 क्वेश्चन पर टॉपिक के लगाओगे। जैसे हर टॉपिक के तुमने 30 क्वेश्चन लगाए तो तुम्हारे 30 गुणे 5 कितने हो गए? 150 क्वेश्चन हो गए। और अगर तुम्हारे पास ज्यादा टाइम है तो डेली के 40 क्वेश्चन लगाओ पर टॉपिक के, तो 40 गुणे 5 200 क्वेश्चन हो जाएंगे। ऐसा तुम्हें इतना ही करना है 2 महीने तक, तो तुम्हारी अच्छी खासी प्रिपरेशन हो जाएगी और तुम्हारी प्रैक्टिस भी बनी रहेगी और तुम्हारा रिवीजन भी हो जाएगा। और जिन्होंने सिलेबस कंप्लीट नहीं कर रखा है तो उनको क्या करना है, यूट्यूब पे तुम डालोगे वीडियो और इसको जरूर स्पेसिफाई कर देना कि रेलवे एग्जाम के लिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने तुम्हें बताया था कि प्रॉफिट लॉस फॉर रेलवे एग्जाम, तो इतना डाल दोगे तो तुम्हारे उसी से रिलेटेड वीडियो आ जाएगा, तो वो तुम्हारे लिए ज्यादा रिलेवेंट होगा। तो इतना तुम कर लोगे। पहले तुमने वीडियो देख लिया, अपने नोट्स बना लिए, फिर उसी टॉपिक के तुमने 200 से 300 क्वेश्चन उस टॉपिक के लगा लिए, तो इतना तुम्हारा हो जाएगा। ऐसे ही तुमने दूसरा टॉपिक देगा, फिर उसके क्वेश्चन लगा लिए। जब तुम्हारा एक से 1.5 महीने में तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा पूरा, जो जो टॉपिक तुम्हें नहीं आते हैं उन टॉपिक को तुम कंप्लीट कर लोगे, फिर बाकी टाइम जो तुम्हें बचेगा फिर तुम्हें वही करना है कि फिर तुम डेली के क्या करोगे, शुरू के 5 टॉपिक उठाओगे, उनके तुम 30 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन हर टॉपिक के लगाओगे, तो तुम्हारे 40 गुणे 5 फिर 200 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो तुमने 200 क्वेश्चन आज प्रैक्टिस किए, फिर तुम अगले दिन क्या करोगे, अगले 5 टॉपिक उठाओगे, उनके 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। तो इस प्रकार से फिर तुम आगे अपने, जब तक तुम्हारा एग्जाम नहीं होता है, तो उन चीजों को कंटिन्यू करते रहोगे। तो मैथ में इतना कर लेना है। और बुक मैंने तुम्हें बता दी थी कि बुक को कौन सी बुक से तुम्हें अपनी तैयारी करनी है। और अलावा भी अगर तुम्हारे पास कोई दूसरी बुक है जो रेलवे के, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दे रखे हैं, तो उन बुक से भी तुम कर सकते हो प्रैक्टिस, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है जनरल साइंस का। तो साइंस में तुम्हें क्या करना है, फिर से देखो 2 कैटेगरी होंगी। जिनका सिलेबस कंप्लीट है तो उनको क्या करना है कि सिलेबस जो तुमने कंप्लीट कर रखा है, अपने नोट्स बना रखे होंगे, जो तुम्हारे हैंड रिटन नोट्स होंगे, या फिर तुम्हें अगर तुमने ऑनलाइन कहीं से कोर्स ले रखा होगा तो उन्होंने पीडीएफ प्रोवाइड कर रखी होगी, तो अपनी थ्योरी को रिवाइज कर रहे होगे। तो थ्योरी तुम्हें उससे रिवाइज कर लेनी है और प्रैक्टिस तुम्हें जरूर करनी है। तो बुक प्रैक्टिस के लिए मैंने फिर तुम्हें वही बताया था कि या तो तुम यूथ की बुक को फॉलो कर सकते हो, या फिर करंट पब्लिकेशन की आती है उसको फॉलो कर सकते हो। तो साइंस के लिए तुम इन 2 बुक में से किसी एक बुक को फॉलो कर लेना। और उसके तो फिर तुम्हें डेली के क्या करना है, जैसे तुम, अगर मैं यूथ की बात करूँ तो यूथ में क्या है कि फिजिक्स के 2000 करीब क्वेश्चन है, केमिस्ट्री के करीब 2000 क्वेश्चन है, और बायो के करीब 2000 क्वेश्चन है। तो तुम्हें क्या करना है, डेली के 200 क्वेश्चन लगाने हैं। अगर तुम डेली के 200 क्वेश्चन लगाओगे तो तुम इस 1 महीने में इस बुक को पूरा कंप्लीट कर सकते हो। बस तुम्हें क्या करना है कि थ्योरी तुमने रिवाइज कर ली अपनी, और उसके बाद फिर तुम बुक से तुमने 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। बस तुम्हें इतना करना है, तो उस इतने में ही तुम्हारा साइंस का अच्छा खासा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और तुम्हारे मार्क्स भी इंक्रीज होने लगेंगे। अब साइंस को भी तुम्हें कैसे पढ़ना है उसको भी मैं तुम्हें 2 कैटेगरी में डिवाइड करके बता दे रहा हूँ। हमारे मेजरली 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। तो तुम क्या कर सकते हो, जैसे तुमने फिजिक्स को तुमने पहले ऑप्ट किया कि तुम्हें लगा कि फिजिक्स को मुझे पहले रिवाइज करना है, तो तुम क्या करोगे, पहले फिजिक्स का, जैसे एग्जांपल के लिए फिजिक्स में 12-13 चैप्टर है, तो तुम क्या करोगे, डेली का 1 चैप्टर रिवाइज कर लोगे। तो जैसे तुमने आज फिजिक्स का 1 चैप्टर रिवाइज किया, अगले दिन दूसरा रिवाइज किया, अगले दिन तीसरा रिवाइज किया, इस प्रकार से तुम्हारा 10-12 दिन में तुम्हारे फिजिक्स पूरा रिवाइज हो जाएगा अच्छे से। और उसके बाद फिर अगले 10-12 दिन में तुम्हारा केमिस्ट्री रिवाइज हो जाएगा। इसी प्रकार से तुम्हारा बायो रिवाइज हो जाएगा 12-15 दिन में। तो बस जैसे तुमने 10 दिन में तुमने फिजिक्स रिवाइज किया और 10 दिन में तुमने उसके पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, 2000 क्वेश्चन। इस प्रकार से तुमने केमिस्ट्री रिवाइज किया, फिर केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, फिर तुमने बायो रिवाइज किया, फिर बायो के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। एक तरीका तो ये हो गया।
और दूसरा तरीका ऐसा हो सकता है, अगर तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम है तो तुम क्या करोगे, एक टॉपिक रिवाइज़ करो फिज़िक्स का और एक टॉपिक रिवाइज़ करो केमिस्ट्री का। फिर अगले दिन एक टॉपिक रिवाइज़ करो फिज़िक्स का, फिर एक टॉपिक रिवाइज़ करो बायो का। मतलब 2-2 के कॉम्बिनेशन बना लो। एक दिन कर लो फिज़िक्स केमिस्ट्री, एक दिन कर लो केमिस्ट्री बायो, फिर कर लो फिज़िक्स और बायो। तो फिर फिज़िक्स के 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लो और फिर केमिस्ट्री के 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लो उसी दिन सेम डे। ऐसा कर सकते हो। तो जैसे भी तुम्हें कन्वीनिएंट हो वैसा तुम कर सकते हो। हालाँकि जो मैंने तुम्हें दूसरा ऑप्शन बताया ना, वो थोड़ा-सा टफ तुम्हें लगेगा, लेकिन वो बेनिफिट तुम्हें ज़्यादा करेगा। क्योंकि उससे चीज़ें क्या रहेंगी, तुम टच में रहेंगी। जैसे तुमने आज फिज़िक्स का कोई टॉपिक पढ़ा और फिर तुमने आज आज ही केमिस्ट्री पढ़ ली। फिज़िक्स केमिस्ट्री आज पढ़ी, फिर अगले दिन फिर तुमने केमिस्ट्री बायो पढ़ी, फिर अगले दिन तुमने फिर फिज़िक्स बायो पढ़ ली। लेकिन अगर तुम्हें दूसरा ऑप्शन थोड़ा टफ लग रहा है तो तुम पहला ऑप्शन जैसा मैंने तुम्हें बताया ना, कि पहले तुम पूरा फिज़िक्स को रिवाइज़ कर लो, फिर तुम पूरे केमिस्ट्री को रिवाइज़ कर लो, फिर पूरे बायो को रिवाइज़ कर लो। तुम उस ऑप्शन के साथ भी जा सकते हो, उसमें भी कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। बस तुम्हें इतना ही कर लेना है। अपने नोट्स रिवाइज करते रहो और डेली के 200 क्वेश्चन को सॉल्व करते रहो। बस इतना करते रहोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। और उसके अलावा फिर तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एनसीईआरटी को ज़रूर रेफ़र करना है। तो एनसीईआरटी जो 9th क्लास की एनसीईआरटी है और जो 10th क्लास की एनसीईआरटी है, तो उन दोनों बुक को तुम्हें रेफ़र करना पड़ेगा साइंस के लिए। जैसा तुम्हें पता ही होगा कि रेलवे के एग्ज़ाम में डायरेक्टली एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठ के आते हैं साइंस में, तो तुम्हें उन बुक को पढ़ना पड़ेगा। और हालाँकि जब तुमने देखो एक बार सिलेबस कंप्लीट अपना कर रखा है, तुमने नोट्स रिवाइज़ कर रखे हैं, तो तुम्हें उन बुक को कंप्लीट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 2-3 दिन में तुम एक बुक को कंप्लीट कर सकते हो आसानी से। क्योंकि जैसे जो चीज़ें तुम पढ़ रहे हो, अभी तक तुमने नोट्स में पढ़ रखी हैं, वही चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं। जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम तुमने इसमें पढ़ रखा है, तो वही तुम्हें उसमें मिलेंगे सारे कॉन्सेप्ट। ऐसा तो नहीं है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम जो तुमने पढ़ रखा है उसमें अलग चीज़ें हैं और बुक में अलग चीज़ें हैं। तो ऐसा नहीं है, जो चीज़ें तुमने पढ़ रखी हैं वही उसमें दे रखी हैं। तो इसीलिए तुम क्या करो, पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो, अपने नोट्स बना लो, नोट्स को रिवाइज़ कर लो, फिर उसके बाद तुम जब बुक पढ़ोगे तो तुम बहुत ही आसानी से उस बुक को उससे गो थ्रू हो जाओगे। और जो तुम्हें लगे कि हाँ, ये फैक्ट तुम्हारे तुम्हारे काम के हैं और जो-जो चीज़ें तुम्हें इम्पोर्टेंट लगे उनको हाइलाइट करते रहो, तो उन चीज़ों को फिर 1-2 बार और रिवाइज़ कर लेना, बस इतने में तुम्हारा काम हो जाएगा। जिन्होंने अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं कर रखा है, तो उनके लिए फिर वैसे ही रहेगा कि तुम अपने यूट्यूब पे वीडियो देखो, तुम उसके वन शॉट देख लेना, फिज़िक्स के वन शॉट देख लेना, केमिस्ट्री के वन शॉट देख लेना और बायो के वन शॉट देख लेना। और अगर वन शॉट नहीं देखना है तो तुम डिटेल में भी अभी कर सकते हो अपना सिलेबस कंप्लीट। अभी तुम्हारे पास 2 महीने का टाइम है और तो साइंस में इतना ज़्यादा कोई लेवल का आता नहीं है, तो तुम आसानी से अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। तो तुम अगर जैसे यूट्यूब पे तुम्हें देखना है तो वाईफाई स्टडी पे पूरी प्लेलिस्ट बनी है साइंस की, तुम उसको फॉलो कर सकते हो। या फिर साइंस मैग्नेट करके है एक, तो तुम उनको फॉलो कर सकते हो। उन्होंने भी पूरा सिस्टमैटिक अपनी प्लेलिस्ट बना रखी है, तो तुम उनको उनके वीडियोस को फॉलो कर सकते हो। तो यहाँ से तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। या फिर यूट्यूब पे और भी काफ़ी सारे टीचर हैं। जैसा मैंने तुम्हें बताया था ना, कंटेंट तो बहुत सारा है। तुम्हें जितना भी कंटेंट बताते हैं ना उतना ही कम है। लेकिन ज़्यादा तुम्हें कंटेंट बताएँगे तो तुम कन्फ्यूज़ हो जाओगे। इसीलिए मैं तुम्हें बहुत ही लिमिटेड सोर्स बता रहा हूँ। तो तुम इस प्रकार से अपना सिलेबस कंप्लीट कर लोगे। सिलेबस कंप्लीट कर लिया तुमने, नोट्स बना ली। अब हालाँकि देखो, तुम नोट्स ना बना के तुम क्या करना कि पीडीएफ निकलवा लेना। जैसे तुम किसी भी टीचर को फॉलो करोगे तो उनके तुम्हें टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाएगी, या फिर हैंड रिटन नोट्स मिल जाएँगे, या फिर किसी दूसरे टीचर की भी पीडीएफ मिल जाए, या फिर बुक भी आती है, बुक में थ्योरी मिल जाए, तो तुम उनको ज़्यादा प्रेफ़र करना। अब नोट्स बनाने मत लग जाना, क्योंकि अब तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम नोट्स बनाते रहो। और हालाँकि अगर तुम्हें पीडीएफ नहीं मिल रही है तो तुम मेरे टेलीग्राम पे जॉइन हो जाना, तो वहाँ पे मैं तुम्हें पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूँगा किसी भी सब्जेक्ट की। तो ऐसे तुम्हारा साइंस का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद प्रैक्टिस तुम्हें वैसी करनी है कि डेली की तुम 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लगना, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और बायो के। इस प्रकार से तुम्हारा अच्छा खासा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा साइंस का। बस इससे ज़्यादा तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिलेबस कंप्लीट कर लिया तुमने, नोट्स बना लिए, नोट्स को तुम रिवाइज़ करते रहना डेली के डेली। उसके बाद फिर क्वेश्चन सॉल्व करते रहना और एनसीईआरटी को वीक में पढ़ते रहना। बस वीक में अगर तुम एक दिन भी पढ़ रहे हो, जैसे संडे के संडे तुमने थोड़ा बहुत पढ़ लिया एनसीईआरटी को, बस उतने में तुम्हारा काम हो जाएगा। इससे ज़्यादा कहीं तुम्हें कुछ लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही स्मूथली तुम्हें तैयारी करनी है। देखो, तुम तैयारी अभी कर ही रहे हो, बस तुम्हें क्या करना है, बिल्कुल भी लोड नहीं लेना है कि अरे यार एग्ज़ाम आ गया है, 2 महीने रह गए, अब मेरा क्या होगा, मैं कैसे करूँगा, कैसे नहीं करूँगा। इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना है और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। अब बात करते हैं करंट अफेयर्स की। तो देखो, इसमें 20 मार्क्स का आना है करंट अफेयर्स। और जैसे इसमें देखो स्टैटिक का भी पोर्शन आता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सब चीज़ें भी आती हैं। तो इसमें करंट अफेयर्स आते हैं 10 से 12 क्वेश्चन और बाकी 8-10 क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे इन सब चीज़ों के, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और स्टैटिक वगैरह के। तो इसमें तुम्हें क्या करना है, करंट अफेयर्स को थोड़ा ज़्यादा फोकस देने की ज़रूरत है। और बहुत ज़्यादा तुम्हें पीछे का भी करंट अफेयर्स नहीं पढ़ना है। बस तुम लास्ट के 6 मंथ का करंट अफेयर्स पढ़ लोगे। जैसे देखो, आने वाले 2 महीने में तुम्हारा एग्ज़ाम है, तो अभी तुम क्या करो, बस लास्ट के 3 महीने का करंट अफेयर्स पढ़ लो और फिर आने वाले जो 2 महीने होंगे उनका करंट अफेयर्स पढ़ लेना, तुम्हारे 5 महीने का करंट अफेयर्स हो जाएगा। बस तुम इतना भी कर लेते हो ना, तो तुम्हारे लिए मोर देन इनफ है।
क्योंकि देखो अगर तुम ज़्यादा टाइम दोगे, अगर तुम 1 साल का करंट अफेयर्स पढ़ोगे या फिर 8 महीने का करंट अफेयर्स पढ़ोगे, उसकी कोई श्योरिटी भी नहीं है कि जो तुम पढ़ रहे हो उसमें से क्वेश्चन आ ही जाए, और अगर उसमें से एक आध क्वेश्चन आएगा भी और उसमें भी तुम कंफ्यूज हो गए तो फिर तुम्हारी सारी मेहनत वो वेस्ट हो जाएगी। तुमने इतना ज़्यादा पढ़ा, इतना ज़्यादा टाइम दिया करंट अफेयर्स को, और जो एक आध क्वेश्चन आया तुम उसको भी तुम सॉल्व नहीं कर पाए। इससे बेहतर यही है कि तुम केवल 5-6 महीने, पिछले 5-6 महीने का करंट अफेयर्स पढ़ लो, वही तुम्हारे लिए मोर देन इनफ है। तो करंट अफेयर्स भी तुम्हें कैसे पढ़ना है, डेली की वीडियो मत देखने लग जाना। जब या तो तुम देख सकते हो मंथली वीडियो सबसे सही रहेगा, या फिर अगर तुम्हें और ज़्यादा स्पेसिफाई करना है तो तुम वीकली वीडियो देख लेना। वीकली वीडियो देखते रहो, और नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, कोई एक बुक ले आना, जैसे स्पीडी की बुक आती है करंट अफेयर्स के लिए, तुम उस बुक को फॉलो कर लेना। बस जैसे तुमने कोई वीडियो देख लिया, उस वीडियो को देख के तुमने समझ लिया पहले चीज़ों को, और उसके बाद फिर स्पीडी में से तुमने उसके जो करंट अफेयर्स था उसको तुमने रिवाइज कर लिया। बस इतना तुम्हें करते रहना है, बस इतने में तुम्हारा करंट अफेयर्स हो जाएगा। इससे ज़्यादा तुम्हें भटकने की ज़रूरत नहीं है करंट अफेयर्स के लिए। और अब बात करते हैं, जैसे देखो बाकी सारे सब्जेक्ट आते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी वगैरह। तो हिस्ट्री के लिए तुम्हें क्या करना है, जैसे अगर तुमने पहले से पढ़ रखा है हिस्ट्री, अगर तुम और दूसरे एग्जाम की तैयारी करते होगे तो तुमने पहले से हिस्ट्री वगैरह कहीं से पढ़ रखा होगा। तो अगर तुमने हिस्ट्री पढ़ रखा है तो तुम्हारे पास नोट्स होंगे, तो बस उन नोट्स को तुम्हें रिवाइज कर लेना है और उनके क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं। और क्वेश्चन तुम्हें कौन से सॉल्व करने हैं, जो रेलवे में आई थी। जैसे देखो रेलवे के काफी सारे एग्जाम होते हैं ना, आरपीएफ, एसआई का एग्जाम हो गया, एनटीपीसी एग्जाम हो गया, तो इन सब में जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी वगैरह इन सब में ज्यादा आता है, तो इनसे तुम्हें क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो उनके क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। अगर तुम्हें नहीं मिलते हैं तो तुम मेरे टेलीग्राम पे ऐड हो जाओगे, तो तुम्हें वहाँ पे प्रोवाइड करवा दिए जाएगी पीडीएफ, तो तुम उनसे सॉल्व कर सकते हो। तो तुमने हिस्ट्री के अपने नोट्स रिवाइज कर लिए और फिर उसके तुमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, 300-400 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे हिस्ट्री के, बस तुम्हारे लिए उतना मोर देन इनफ है। सेम गोज विद पॉलिटी, पॉलिटी में भी तुम्हें यही करना है। पॉलिटी के तुमने अपने नोट्स रिवाइज किए और फिर उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। ऐसे ही ज्योग्राफी में कर लेना, इकोनॉमिक्स में कर लेना, स्टैटिक वगैरह में कर लोगे तो इतना तुम्हारा हो जाएगा। और अब बात करते हैं दूसरी कैटेगरी की, जिन्होंने सिलेबस नहीं कंप्लीट कर रखा है। जैसे हिस्ट्री उन्होंने अभी इससे पहले नहीं पढ़ रखी है, ज्योग्राफी नहीं पढ़ रखी है, पॉलिटी नहीं पढ़ रखी है, तो तुम क्या करोगे, अभी को ज्यादा इंपॉर्टेंस मत दो इन सब्जेक्ट को। अभी तुम मेजरली फोकस करो मैथ, रीजनिंग और साइंस पे। जब तुम्हारा साइंस का सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो जाए, तब तुम देखो कि तुम साइंस में 20 तक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो। अगर तुम 20 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो तो तुम इन पे फिर मूव करो। इसमें क्या होगा कि तुम्हारा जो आरओआई है वो बहुत कम है। पता चला कि तुम टाइम ज्यादा दे रहे हो हिस्ट्री के सब्जेक्ट को और उसके क्वेश्चन एक दो आने हैं, और वो जो एक दो क्वेश्चन आएंगे भी तो उसकी भी सियोरिटी नहीं है कि जो तुमने पढ़ रखा है उसी में से आ रहे हैं या फिर उसमें से नहीं आ रहे हैं। तुमने इससे पहले नहीं पढ़ रखा है हिस्ट्री, पॉलिटी वगैरह, तो अभी तुम इसको बिल्कुल निगलेक्ट कर सकते हो। और मैं तो कह रहा हूँ अगर तुम एग्जाम तक भी नहीं पढ़ोगे तो भी तुम्हारे उसमें सिलेक्शन में कोई उसमें ये बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें टाइम मिलता है तो तुम क्या करना कि यूट्यूब पे इसका वन शॉट देख लेना। जैसे तुमने हिस्ट्री का वन शॉट देखा तो उसके क्वेश्चन लगा लिए, ऐसे ही तुम पॉलिटी के वन शॉट देखना, उसके क्वेश्चन लगा लेना। देखो हिस्ट्री, पॉलिटी को सबसे इंपॉर्टेंस देना पहले, क्योंकि हिस्ट्री, पॉलिटी में कंपैरेटिवली क्या होता है, सिलेबस थोड़ा छोटा होता है और चीजें जल्दी याद हो जाती हैं और उनके क्वेश्चन भी टू द पॉइंट आ जाते हैं। तो इसलिए हिस्ट्री, पॉलिटी को पहले प्रायोरिटी दे देना, उसके बाद फिर इकोनॉमिक्स पढ़ लेना, ज्योग्राफी पढ़ लेना, अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस कि तुम्हें किस किस टॉपिक में ज्यादा इंटरेस्ट आता है, तो उस हिसाब से पढ़ लेना अपना। फिर उसके बाद स्टैटिक थोड़ा बहुत पढ़ लेना। स्टैटिक में भी तुम चाहो तो ऐसी वन शॉट वगैरह देख लेना, पूरे लॉन्ग वीडियो मत देखने लग जाना, क्योंकि इतना तुम्हारे पास टाइम भी नहीं है। और हो गया तुम्हारा जनरल अवेयरनेस का, बस तुम इतना कर लोगे तो जैसा मैंने तुम्हें शुरुआत में बताया था ना कि 75 का टारगेट, तो वो 75 का टारगेट अचीव करने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। बस शर्त यही है कि तुम्हें कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि तुम आज पढ़ रहे हो, कल पढ़ रहे हो, फिर एक दिन का गैप कर रहे हो, फिर 2 दिन पढ़ रहे हो, फिर तीसरे दिन गैप कर रहे हो, तो उससे फिर तुम इतना ज्यादा आउटपुट नहीं ले पाओगे। तो तुम्हें कंसिस्टेंट रहना है और डिस्ट्रैक्शन अपना पूरा हटा देना और डेडिकेशन के साथ पढ़ना है कि तुम्हें जिस चीज, मतलब कि जो चीज तुम सीख रहे हो तो उसको थोड़ा डेडिकेशन से पढ़ो। बात करते हैं मॉक की। तो अब जैसे तुम्हारे पास अभी 60 दिन का कम से कम टाइम है, तो तुम डेली का एक मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दो। तो जब तुम डेली का एक मॉक टेस्ट दोगे तो एग्जाम टाइम तक तुम 60-65 मॉक दे चुके होगे। तो मॉक टेस्ट देने से क्या होगा कि जैसे तुम्हारी क्वेश्चन स्किप करने की स्ट्रेटेजी है, क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, किस क्वेश्चन को ज्यादा टाइम देना है, किस क्वेश्चन को तुम्हें बाद में देखना है, मार्क फॉर रिव्यू करना है, तो इन सब चीजों को अगर तुम्हें सीखना है तो तुम्हें मॉक देना पड़ेगा। और जो टाइम मैनेजमेंट है वो भी मॉक देने से आएगा। तो मॉक तुम डेली का एक देना स्टार्ट कर दो, क्योंकि मॉक देना बहुत जरूरी है। जितना जरूरी मॉक देना है और उससे भी ज्यादा जरूरी है उसका एनालिसिस करना, क्योंकि अगर तुम 1 घंटे में मॉक दे रहे हो तो कम से कम 1 से सवा घंटा तुम्हें मॉक का एनालिसिस करने में लगना चाहिए। मॉक का एनालिसिस तुम्हें इस प्रकार से करना है, जैसे जिस टॉपिक का क्वेश्चन तुम्हारा एक मॉक में आ गया और उस मॉक में तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो गया या फिर तुम उसे अटेम्प्ट नहीं कर पाए, तो उसको इस प्रकार से सीख लो उस टॉपिक को या फिर उस क्वेश्चन को, उसके कॉन्सेप्ट को, कि जब अगले मॉक में उस टॉपिक का कोई क्वेश्चन आए तो वो तुम्हारा गलत नहीं होना चाहिए। तो
इस प्रकार से एनालाइज करना है। तो एनालिसिस करना बहुत जरूरी है और सेम डे तुम्हें एनालिसिस करना है। ऐसा नहीं है कि तुमने आज मॉक दे दिया फिर सोचो कि अगले दिन एनालिसिस करेंगे, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं है तुम्हारे पास, क्योंकि तुम उसी दिन मॉक दो, उसी दिन उसका एनालिसिस करो। और अगर एनालिसिस में तुम्हें टाइम लग रहा है तो उस टाइम को लगने दो। ऐसा नहीं है कि तुम बहुत जल्दी जल्दी में एनालिसिस कर रहे हो चीजों को और उन चीजों को सीख नहीं रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है। कम से कम 1 सवा घंटा एनालिसिस करने में तुम्हें लगना ही चाहिए। तो इस प्रकार से तुम डेली का 1 मॉक दोगे, उसका एनालिसिस करोगे तो तुम्हारे 60-65 मॉक कम से कम हो जाएँगे। तो जो तुम्हारे एग्ज़ाम में प्रेशर हैंडल करने की जो कैपेबिलिटी है वो तुम्हारी ऑटोमैटिकली इंक्रीज़ हो जाएगी। तो तुम्हें जब तुम एग्ज़ाम देने जाओगे तो तुम्हें लगेगा ही नहीं कि तुम एग्ज़ाम दे रहे हो, तुम्हें लगेगा कि तुम मॉक ही अटेम्प्ट कर रहे हो। तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा तुम्हारे लिए। तो मॉक तुम्हें ज़रूर देना स्टार्ट कर देना है। और अब मॉक कहाँ से दोगे, तो एज़ यू ऑल नो कि टेक्स्ट बुक से दे सकते हो, क्योंकि टेक्स्ट बुक में प्रीवियस ईयर के काफ़ी सारे मॉक दे रखे हैं और उन्होंने फुल मॉक भी बना रखे हैं अपने, तो उन मॉक को तुम दे सकते हो। और जो जैसे कि और दूसरी कंपनियों के भी मॉक हैं, तुम उनको भी प्रेफ़र कर सकते हो, लेकिन पहले टेक्स्ट बुक के मॉक दे देना प्रीवियस ईयर के। उसके बाद जैसे लाइव मॉक आते हैं ऑलिव बोर्ड वगैरह पे, उनके ऑलिव बोर्ड से जैसे तुमने कोई लाइव मॉक दे दिया या फिर अड्डा 247 से मॉक दे दिया या फिर टेस्ट रैंकिंग से मॉक दे दिया, फिर वही बात आती है कि कंटेंट तो बहुत सारा है, जितना तुम्हें बताएँगे उतने तुम कन्फ्यूज़ होते जाओगे। इसीलिए इतने ज़्यादा डाइवर्सिफ़ाई मत हो कि इसलिए तुम 1 या 2 कंपनी के मॉक दे सकते हो ऑनलाइन, वही तुम्हारे लिए मोर देन सफिशिएंट है। जैसे तुमने एक टेक्स्ट बुक का मॉक दे दिया और एक टेस्ट रैंकिंग के मॉक को तुम प्रेफ़र कर सकते हो। बस इन 2 के मॉक तुम देते रहो, अल्टरनेट डे पे देते रहो। जैसे आज तुमने टेक्स्ट बुक का दे दिया, फिर अगले दिन टेस्ट रैंकिंग का दे दिया। इस प्रकार से हो जाएगा तुम्हारा मॉक। मैं मॉक में इतना ही कर लेना है, बस डेली का 1 मॉक देते रहो, उसका एनालिसिस करते रहो। तो मैं वीडियो की शुरुआत में बताया था कि मैं तुम्हें लास्ट में एक बोनस टिप दूँगा। तो वो बोनस टिप क्या है कि जो अभी रिसेंट में एग्ज़ाम हुए हैं, रेलवे ने जो अभी रिसेंट में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए हुए हैं, जैसे रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम हो गया, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम हो गया, आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, रेलवे एएलपी लोको पायलट का एग्जाम हो गया, उसके बाद टेक्नीशियन के एग्जाम हो गए। इतने सारे एग्जाम रेलवे ने अभी 2024 में करवाए हैं। तो इनके क्वेश्चन तुम्हें जरूर सॉल्व करने हैं, चाहे तो वो रीजनिंग के क्वेश्चन हो, चाहे तो वो मैथ के क्वेश्चन हो या फिर वो साइंस के क्वेश्चन हो। इसमें से भी तुम थोड़ा सा उसको डाइवर्सिफाई कर लेना कि तुम्हें साइंस के क्वेश्चन को पहले सॉल्व करना है। और जैसे कि हिस्ट्री पॉलिटी वगैरह के क्वेश्चन तुम इतना ज्यादा सॉल्व नहीं भी करोगे तो तुम्हारा काम चल जाएगा, लेकिन मैथ, रीजनिंग और साइंस इनके क्वेश्चन तुम्हें जरूर सॉल्व करने हैं। और करंट अफेयर्स भी चाहो तो पढ़ सकते हो, हालांकि अब तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सको। तो इनके क्वेश्चन तुम जरूर सॉल्व कर लेना। और इनकी पीडीएफ तुम्हें कहाँ मिलेगी, तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे तुम्हें इन सब की पीडीएफ मिल जाएगी, तो उनसे तुम सॉल्व कर सकते हो। और इनको सॉल्व कैसे करना है, फिर वही पेन कॉपी लेके तुम्हें सारे सॉल्व नहीं करने हैं। जैसे तुमने आरपीएफ एसआई एग्जाम्पल के लिए आरपीएफ एसआई का तुमने कोई एक सेट उठाया सॉल्व करने के लिए, जैसे मैथ का तुमने एक सेट उठाया सॉल्व करने के लिए, तो जैसे तुमने मैथ में एक सेट तुमने सॉल्व कर लिया, तो तुम अगले सेट में तुम अगला सेट जब सॉल्व करोगे तो तुम देखोगे सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, बस डेटा चेंज होगा, पैटर्न सेम होगा। तो तुम्हें उसमें फिर ज्यादा टाइम नहीं लगेगा सॉल्व करने में। फिर जब तुम तीसरे सेट पे जाओगे तो तुम देखोगे फिर से सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, केवल डेटा चेंज है। तो इस प्रकार से तुम जल्दी जल्दी क्वेश्चन अपने सॉल्व कर पाओगे। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे 10-12 सेट में कोई एग्जाम हुआ है, जैसे आरपीएफ एसआई का 10-12 सेट में एग्जाम हुआ है, तो तुम्हें सारे सेट सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बस तुम अगर 2-3 सेट भी सॉल्व कर लोगे तो तुम्हारे सारे क्वेश्चन रिवाइज हो जाएंगे। इसी प्रकार से जैसे रेलवे टेक्नीशियन के क्वेश्चन हुए, तो रेलवे टेक्नीशियन में भी तुम्हें क्या करना है, शुरुआत के तुमने 3-4 सेट सॉल्व कर लिए, फिर तुम्हें अगर लग रहा है कि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं तो तुम आगे के सॉल्व नहीं करो, और तुम्हें लग रहा है कि नहीं अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो फिर आगे के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अगर तुम इतना कर लेते हो तो तुम आसानी से रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम क्लियर कर लोगे और तुम्हें बिल्कुल भी ज्यादा बर्डन भी नहीं लगेगा। बस क्या है कि तुम्हें अपनी स्मूथली अपनी तैयारी करनी है और बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है कि अरे यार 2 महीने बचे हुए हैं, मेरा कैसे होगा कैसे नहीं होगा। तुम तो ये सोचो यार अगर मेरा नहीं होगा तो किसका होगा, क्योंकि तुम टाइम अपना बिल्कुल डेडिकेटेडली टाइम दो, 8-10 घंटे की पढ़ाई करो और डिस्ट्रैक्शन अपना बिल्कुल हटा दो। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर फिर भी तुम्हारा कोई डाउट रहता है तो कमेंट में पूछ लेना, तो मैं तुम्हें बता दूँ।